नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियार। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली के 15 मुस्लिम परिवार को घर खाली करने के फरमान पर मचा हंगामा। ओवैसी बोले मुसलमानों को बना दिया अछूत। कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। राज्य में सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान पर सीएम ने लिया अपडेट। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर लगाई फटकार। त्योहारों से पहले सड़कों को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए स्लोगन लिखेंगे बच्चे। आर्ट वर्क में दिखाएंगे क्रिएटिविटी। खेलों को लेकर करेंगे जागरूक। स्पर्धाओं की लिस्ट आना अभी बाकी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पहले दिन नहीं हुआ कोई नॉमिनेशन। 2 उम्मीदवारों ने लिए नॉमिनेशन फॉर्म। बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का अब तक नहीं किया ऐलान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली में 2 समुदायों के बीच का विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। चमोली के गौचर में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि उन्होंने मुस्लिम परिवारों को घर छोड़ने का 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड के चमोली में नहीं थम रहा विवाद। मुस्लिम परिवारों को घर छोड़ने का मिला अल्टीमेटम। हिंदू संगठन ने 31 दिसंबर तक का दिया अल्टीमेटम। चमोली के गौचर में तनावपूर्ण हालात। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली के गौचर में 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि गौचर के लोगों ने मुस्लिम परिवार के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें घर छोड़ने तक का अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि गौचर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी और समुदाय विशेष के युवकों पर इसके आरोप लगे। इस मामले को लेकर दोनों समुदायों के लोगों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि इलाके में धारा 163 लागू करनी पड़ी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद विशेष समुदाय के 4 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। व्यापार मंडल और हिंदू संगठनों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें फरमान सुनाया गया कि यहाँ के 15 मुस्लिम परिवार 31 दिसंबर तक अपने घर खाली कर दें। अब इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा होने लगी है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना चाहिए। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आगे उन्होंने सवाल पूछा है कि ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं? ओवैसी के इस ट्वीट पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि माहौल खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान ट्वीट पर आया है देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये धर्म स्तरीय और शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, अगर इसमें किसी प्रकार से इस तरह का व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम करने की बात इस प्रदेश के अंदर करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सरकार अपना निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और सरकार गलत लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं। क्या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद जैसे मसलों पर भी अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो क्या ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़ी होगी? तो उन लोगों को ये स्पष्ट करना होगा कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो उनको उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोगों के साथ में खड़े? तो मुझे लगता है इस तरह का जो बयान ओवैसी जी ने दिया है बहुत ही निंदनीय है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को देश का नागरिक ही नहीं समझती। आपके प्रश्न के 2 उत्तर हैं। एक तो ओवैसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं। जहाँ चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो
हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है। बता दें कि चमोली के गौचर का मामला कई दिनों से चल रहा है। दो समुदायों के बीच का ये तनाव यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पहले चमोली के थराली में नाबालिग से दुष्कर्म और उससे पहले उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के लोगों का पलायन, एक के बाद एक ऐसे मामले कई सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल चमोली के गौचर के मामले की चर्चा देश भर में हो रही है, क्योंकि यहाँ व्यापारी और हिंदू संगठन ने मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक घर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर बैठक की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों से सड़कों के हाल पर अपडेट लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त अभियान में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लेने के लिए कहा। बता दें कि सरकार आगामी त्योहार से पहले सड़कों को दुरुस्त करना चाहती है। नहीं, तेज़ी से काम हो रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है, क्योंकि बीच में मौसम भी चुनौती के रूप में रहा है। धीरे धीरे जब से बारिश कम हुई है, नमी कम हुई है, तो अब तेज़ी से काम हो रहा है, जल्दी पैच वर्क पूरा कर लिया जाएगा। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को प्रतियोगिताओं को लेकर पूरा मसौदा तैयार कर जल्द सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने खेल, बाल कल्याण और शिक्षा विभाग को संयुक्त अभिनव प्रतियोगिता को आयोजित कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चे नेशनल गेम्स की थीम पर स्लोगन राइटिंग, लोगो डिजाइन और आर्ट वर्क करेंगे। वहीं विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक कोशिश है कि नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन, ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे, जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा। और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर को ही जो है हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको प्राइज भी देंगे। तो एक ये तैयारी है तीनों विभागों की इस परिप्रेक्ष्य में कि नेशनल गेम को एक एक बच्चे और युवा तक पहुंचाए। वहीं डोईवाला की रानी पोखरी में आंचल दुग्ध उत्पादक का 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे दर्जनों विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि आंचल के उत्पादकों को प्रदेश भर में बढ़ावा मिले, लिहाजा सरकार पूरे प्रदेश में मेले आयोजित कर रही है। आंचल की तरफ से एक कोशिश करी गई है विभाग की तरफ से कि हम पब्लिक अपनी आउटरीच बढ़ा सकें, जनता को अपने विभागों की योजनाओं से अवगत करा सकें। जब लोग मेले में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादों को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जितने भी चाहे वो जलेबी बन रही हो, चाहे वो टिक्की बन रही हो, सब आंचल की घी में बन रही है। हम कोशिश हमारी यही है कि जनता के बीच जाके जनता को आंचल के योजनाओं के बारे में, पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, मत्स्य विभाग, हमारे दूसरे विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, तो लोगों को जानकारी भी सरकारी योजनाओं की मिल जाए और लोग आंचल को कहीं ना कहीं ट्राई करके आंचल के साथ जुड़ सकें। कार्यक्रम हम लोग संपादित कर रहे हैं। गांव-गांव से हमारी जितनी समितियां हैं, गांव हैं, सब इस विधानसभा में या विकास नगर हमारी पूरे जिले से, हर ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को यहाँ ला करके जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं उनके बारे में उनको बता रहे हैं। मंगलवार से केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बावजूद इसके 2 राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। उनका कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुँचाया जाएगा। चूँकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और रार चल रही है,
तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर असमंजस में नजर आ रही है, क्योंकि सवाल 22,000 उपनल कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार कंफ्यूज है कि नियमितीकरण की ओर कदम बढ़ाया जाए या फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। देखिए रिपोर्ट। उपनल कर्मियों पर फंसा पेच, असमंजस में प्रदेश की धामी सरकार, नियमितीकरण की ओर कदम या रिव्यू पिटीशन। उपनल कर्मियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका देते हुए याचिका को खारिज किया, तो उपनल कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उपनल कर्मियों को अपने भविष्य का रास्ता साफ होता दिखने लगा, तो वहीं धामी सरकार असमंजस में दिख रही है। उपनल कर्मचारी के हित में सरकार निर्णय ले या फिर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, सरकार इस पर विचार करने में असमर्थ नजर आ रही है। माना तो ये जा रहा है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है, लेकिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार अभी विधिक राय ले रही है और विधिक राय के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। देखिए, क्योंकि उसमें टेक्निकल भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि आज करीब 22,000 कर्मी हैं और उसमें आरक्षण का कहीं प्रावधान नहीं है और उस हिसाब से वो लगे हैं, तो सारी चीज़ों का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसके बाद ही टिप्पणी करना उचित होगा। सरकार के सामने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कई दिक्कतें हैं, क्योंकि यदि सरकार उपनल कर्मियों को नियमित करती है तो फिर सरकार के सामने हर महीने वेतन के रूप में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा। वहीं आरक्षण की अनदेखी उपनल कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई, जिसे सुधारना मुश्किल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के बाद उसमें चूँकि हमारे सामने दो ही ऑप्शन है कि हम या तो उसको स्वीकार करें या हम उसको रिव्यू पिटीशन डालें, तो सारे पहलुओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और वैसे भी अभी हमारे पास वो पूरी तरह से जो ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी तो तभी हम इस पर कुछ कर पाएंगे या क्या पाएंगे। उपनल कर्मचारी को लेकर सरकार कोर्ट का आदेश माने या फिर रिव्यू पिटीशन डाले, इसे लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार आगे आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। उधर पंचायती राज विभाग भी इस पूरे मामले में कंफ्यूज दिख रहा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। पंचायती राज विभाग की तरफ से शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ ही इस साल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ना कराने की बात कही गई है। साथ ही रिपोर्ट में पंचायती राज विभाग ने कहा है कि हरिद्वार जनपद को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का परिसीमन पूरा किया जा चुका है, जिसमें पंचायत के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो चुकी है। ग्राम पंचायत वार्ड की संख्या 59,219 से बढ़कर 59,357 हो गई है। जिला पंचायत की सीट 385 से बढ़कर 389 हो चुकी है। हालांकि क्षेत्र पंचायत की सीट इस बार परिसीमन के चलते कुछ घटी जरूर है। पहले 3,162 क्षेत्र पंचायत की सीट हुआ करती थी, जो इस बार घटकर 3,157 रह चुकी है। पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद स्पष्ट हो चुका है कि इस साल प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव नहीं होंगे। बता दें कि चमोली, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कुछ जगहों पर नए सिरे से परिसीमन होना है, इसलिए इसमें देरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हो रही देरी पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला किया है। बीजेपी पहले तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी होंगे, कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो एसडीएम्स इत्यादि को वहाँ बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पर और उनके द्वारा रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसकी चार्ट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम करेंगे।
उधर पंचायत चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि अभी समय काफी बचा है और हो सकता है कि निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव भी करा दिए जाएं। देखिए, पहले तो हमारी मंशा ये थी कि हम निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराएं, लेकिन उनका कार्यकाल अभी बचा है। तो हमारे सामने जो पहले से चला आ रहा निकाय चुनाव का जो गैप, यानी कि जो हम दिसंबर 2023 में जो कार्यकाल खत्म हुआ और बार बार एक विषय उठता रहा कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, तो अब तो हम निकाय चुनाव कराने की स्थिति में हैं। बहुत जल्द हम निकाय चुनाव कराएंगे। फिर उसके बाद, हालांकि अभी ये विषय बचा है हमारे सामने, क्योंकि इसका जो मूल कारण ये था कि एक तो आचार संहिता एक साथ लगे तो समय, जैसा आप जानते हैं, विकास कार्यों में दिक्कत आती है, और एक बड़ा कारण ये भी था कुछ लोगों के वोट शहरी में भी हैं और गांव में भी हैं। इधर शहर में भी वोट डालते हैं, उधर गांव में भी वोट डालते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, तो उसके कारण हमने कहा था एक साथ कराएं, लेकिन अब बातचीत करेंगे, इसमें देखते हैं अभी। राज्य की सत्तासीन भाजपा के लिए सत्ता संभालने से लेकर अब तक हर चुनाव मुश्किलों से भरा रहा है। वहीं अपनी जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। ऐसे में छोटी सरकार कहे जाने वाले पंचायती चुनाव भी सरकार के लिए साख का सवाल है, और यही कारण है कि इस चुनाव को लेकर भी बीजेपी सरकार सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। दिनेशपुर में स्थानीय लोगों ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोला। बता दें, क्षेत्र के लोग विधायक अरविंद पांडे से मिले और नशे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की। लोगों ने कहा कि नशे की लत की वजह से आज के नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। थोड़ा मेरा हौसला भी इस बात पे बढ़ा है कि कम से कम दिनेशपुर के समाज सेवियों ने, युवाओं ने अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए यहाँ के लोग एकजुट हुए हैं। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि किसी कीमत पे भी दिनेशपुर के इलाके में स्मैक हम नहीं बिकने देंगे। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने कुलपति कार्यालय सहित कैंपस को बंद कर दिया। इस दौरान छात्र चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग पर अड़े रहे। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। छात्रों के नहीं मानने पर विश्वविद्यालय में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। केवल और केवल अपनी एक मांग को लेकर बीते 1 या 1.5 महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं, वो है छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करो। और जितना हमें अंदेशा है कि सरकार युवाओं से डर चुकी है, शिक्षा मंत्रालय युवाओं से डर चुका है। वे लोग किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया जाए। अभी एक पक्ष कोर्ट गया हुआ, वो कहता है कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए थे, जबकि मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछली बार नवंबर में चुनाव हुए, उसके पिछली बार भी नवंबर में चुनाव हुए हैं। लेकिन जबरदस्ती ये लोग केवल विद्यार्थी हितों को रोकने के लिए, छात्र समुदाय को गुमराह करने के लिए ये लोग छात्र संघ चुनावों को रोकना चाहते हैं। हम सारे छात्र संगठनों के साथ यहाँ पर आंदोलन में है। मंगलवार को रुड़की में भारतीय किसान यूनियन ने एआरटीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। बावजूद इसके सुरक्षा के लिहाज से एआरटीओ कार्यालय को बंद कर दिया गया, जिसके बाद नाराज किसान ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने बताया कि वो अपने किसान साथियों पर लगे झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं एआरटीओ की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं। दिनेशपुर में निकाय चुनाव को लेकर नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बता दें कि दिनेशपुर के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनादि रंजन ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। उधर कांग्रेस नेता आशुतोष राय भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और मेरा काम भी शिक्षा जगत में है, तो शिक्षा जगत के साथ साथ एक मन में अभिलाषा रहती है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया जाए। तो उसी को लेकर नगर पंचायत चेयरमैन की दावेदारी मैंने कर रखी है दिनेशपुर से कि इस दिनेशपुर का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें रहता है कि आप अगर शिक्षित हैं और आपके पास एजेंडा है कि आप दिनेशपुर नगर पंचायत को एक नई ऊंचाइयों पे कैसे लेके जाया जाए, तो कुछ मेरे पास एजेंडे हैं। शासन द्वारा, इनके मंत्री द्वारा घोषित किए गए कि अति शीघ्र दिसंबर माह तक करेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत ही ऐसे ही बार बार कई तारीख इन्होंने डेट बदलते रहा और जनता का
जो काम होना था वो रुका पड़ा है। 1 साल तक ये इधर उधर घुमा रहे और जो लोकतंत्र का अधिकार जनता का वो खत्म कर रहे। आगे पार्टी के लिए हर टाइम हम सेवारत है, उनके काम विस्तार कर रहे। अगर वो मौका देंगे तो इस बार भी हम जनता की सेवा के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। लक्सर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 देशी तमंचे सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। उधर पुलिस को अंदेशा है कि दोनों आरोपी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली के 15 मुस्लिम परिवार को घर खाली करने के फरमान पर मचा हंगामा। ओवैसी बोले मुसलमानों को बना दिया अछूत, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। राज्य में सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान पर सीएम ने लिया अपडेट। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर लगाई फटकार। त्योहारों से पहले सड़कों को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए स्लोगन लिखेंगे बच्चे, आर्ट वर्क में दिखाएंगे क्रिएटिविटी। खेलों को लेकर करेंगे जागरूक, स्पर्धाओं की लिस्ट आना अभी बाकी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पहले दिन नहीं हुआ कोई नॉमिनेशन। 2 उम्मीदवारों ने लिए नॉमिनेशन फॉर्म। बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का अब तक नहीं किया ऐलान।